आज देखते हैं भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण उपाय। हमें भूमि पूर्वजों के द्वारा विरासत में मिली। जो भूमि है वह हमें पूर्वजों के द्वारा विरासत में मिली है और इस भूमि का ज्यों कृत्यों या सही सलामत आने वाली पीढ़ी को हमको सौंपना है। जो भूमि हमें पूर्वजों के द्वारा विरासत में मिली है, इस भूमि का हमको क्या करना है, आने वाले जो पीढ़ी है उनको हमको ज्यों का त्यों सौंपना है। क्योंकि मानव में अनेक प्रकार की क्रियाकलाप करता है, मानव में विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करता है और विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों के कारण भूमि संवर्धित हो रही है, यह भूमि का क्षरण हो रहा है, यह भूमि नष्ट हो रही है। और ये भूमि नष्ट हो रही है, ये कैसे आगे जा सकती है? यदि हमको भूमि का निम्नीकरण करना है, इसका आकलन करना है, तो जीव जंतु हैं, वे किस प्रकार भूमि पर पोषण प्राप्त करते हैं या किन फसलों का उत्पादन अधिक हो रही है, और इसी के आधार पर हम भूमि के निम्नीकरण की आकलन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सभी भूमि एक समान नहीं होती, सभी भूमि की उपजाऊ शक्ति में एक समान नहीं होती। कुछ भूमि अधिक उपजाऊ होती है और कुछ भूमि उससे कम उपजाऊ होती है। जो भूमि अधिक उपजाऊ होती है उसमें कम लागत पर अधिक से अधिक फसलों का कृषि उपज उत्पादन की जाती है, और जो भूमि उससे कम होती है उसमें लागत अधिक लगानी पड़ती है। लागत अधिक लगाने से हम उत्पादन तो करते हैं लेकिन उसमें लागत अधिक आती है। अब भूमि निम्नीकरण किसे कहेंगे? पहले की तुलना में भूमि में गिरावट या भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होती है। पहले की तुलना में भूमि की उपजाऊ शक्ति या उपजाऊ क्षमता का कम होना ही भूमि निम्नीकरण कहलाता है। भूमि निम्नीकरण किसे कहेंगे? पहले की तुलना में भूमि की उपजाऊ क्षमता में कमी होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। क्योंकि सभी भूमि एक समान उपजाऊ नहीं होती है, भूमि की जो क्षमता है वह अलग अलग होती है। लेकिन पहले की तुलना में भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है कम हो जाती है, तो उसका हम भूमि निम्नीकरण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बाढ़ के कारण मरुस्थलीय भागों में यदि हम देखें तो बाढ़ के कारण वहाँ की जो मिट्टी है, बाढ़ के कारण वहाँ की मिट्टी में उड़ करके यह जल के माध्यम से बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। तो वहाँ की जो बारीक मिट्टी है वे एक स्थान से उड़ करके जल वायु के माध्यम से और जल के माध्यम से एक स्थान से बह करके दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो वहाँ की जो मिट्टी है वहाँ सिर्फ ये बचता है, कंकड़ पत्थर ही बचता है। क्योंकि बारीक की मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी में तो बहकर चली गई, चाहे जल के माध्यम से हो या वायु के माध्यम से। वे एक स्थान से दूसरे स्थान हवा के माध्यम से उड़कर चली गई और जल के माध्यम से बहकर चली गई। तो वहाँ सिर्फ कंकड़ पत्थर ही बचता है, और एक कंकड़ पत्थर में घास का उत्पादन भी संभव नहीं है। फसल उत्पादन तो संभव नहीं है, इसके साथ साथ घास का उत्पादन भी संभव नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं मानव की अनेक क्रियाकलाप होती है। मानव में अनेक क्रियाकलाप करता है और अनेक क्रियाकलापों के कारण भूमि की जो क्षमता होती है वह कम होती जाती है। अब विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप आप सब जानते हैं। हम कृषि कार्य के साथ साथ वहाँ उद्योग, आवास के लिए मकान या वनों को काट करके वहाँ कृषि की जाती है, या उद्योग या आवास का निर्माण की जाती है। ये हो गया भूमि निम्नीकरण। उसी पर हम देखते हैं, हम सबको मालूम है कि राजस्थान या मरुस्थलीय भागों में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। मरुस्थलीय भागों में क्या की जाती है? नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो अधिक मात्रा में यदि हम उन खेतों की सिंचाई करें मरुस्थलीय भागों में नहरों के द्वारा, तो जो नहर की पानी होती है उसमें लवण की मात्रा होती है, और लवण की मात्रा अधिक होने के कारण
वे मिट्टी में जम जाती है। मिट्टी में क्या हो जाती है? जम जाती है। और मिट्टी में जमने के कारण उसकी उपजाऊ भूमि की उपजाऊ क्षमता में कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है या अधिक उत्पादन नहीं होता है। उसी प्रकार हम देखते हैं ओपन कास्ट उत्खनन के कारण, ओपन कास्ट उत्खनन के कारण क्या की जा रही है? भूमि को गहरा छेद किया जाता है और भूमि को गहरा छेद करके वहाँ खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। अब खनिज पदार्थ निकालने के कारण वहाँ की भूमि भी कृषि योग्य नहीं होती, उपजाऊ नहीं होती है। तो क्या किए जाते हैं? वहाँ की जो खनिज है, खनिज हम निकाल रहे हैं तो खनिज समाप्त हो गई। तो खनिज समाप्त हो जाने के बाद क्या करते हैं? वो जो गड्ढा होता है, खड्ड होता है, खनिज तो निकल गए, जितने भी खनिज था वो सब निकल गए, खनिज जो संपदा है उनको निकाल नहीं गई। अब निकालने के बाद क्या होते हैं? वहाँ सिर्फ गड्ढा ही रह जाता है, या खान खोदते समय जो मुरूम निकला हुआ है, मिट्टी निकला हुआ है या कंकड़ पत्थर निकला है, उनको वैसे वैसे छोड़ दिया जाता है, जिससे वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है? निम्नीकृत हो जाती है, क्योंकि वो मिट्टी अब कृषि योग्य नहीं होती है। वहाँ सिर्फ गड्ढा और कंकड़ पत्थर ही दिखाई देता है। उसी प्रकार हम देखते हैं तांबा, सीमेंट उद्योग है। सीमेंट उद्योग में क्या की जाती है? चूना पत्थर को पीसा जाता है, चूना पत्थर को पीस दिया जाता है, पीसने से वो बारीक हो जाती है। उसी प्रकार हम देखते हैं बर्तन उद्योग है। बर्तन उद्योगों में सेल खड़ी का उपयोग किया जाता है, चाहे सीमेंट उद्योग या बर्तन उद्योग है। सीमेंट उद्योग में चूना को बारीक पीसा जाता है, या बर्तन उद्योग उसमें मिट्टी में सेल खड़िया को पीसा जाता है, बारीक पीस ली जाती है। इसके जो धुएं में घुल जाते हैं और ये घुल करके मिट्टी में क्या होती है? जम जाती है। और मिट्टी में जमने से क्या होती है? मिट्टी की जो जल धारण करने की क्षमता या जल को सोखने की क्षमता नष्ट हो जाती है। यदि हम देखें जहाँ सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर, सीमेंट निर्माण में चूना पत्थर को उपयोग किया जाता है। उसी बार हमको मिट्टी का बर्तन बनाना है, तो मिट्टी के बर्तन में सेम खड़ी क्या उपयोग की जाती है? इनको बारीक पीसा जाता है और बारीक पीसने से इसके धूल में घुल जाते हैं। अब घुल करके मिट्टी में जम जाते हैं, और मिट्टी में जमने से क्या होती है? मिट्टी में जमने से ये जल को अवशोषण नहीं कर पाती, मतलब मिट्टी में जल को अवशोषित नहीं कर पाती, और जल को अवशोषित नहीं करने से क्या होगा? अब सबको मालूम है, मिट्टी अम्लजाऊ हो जाएगी, निम्नीकृत हो जाएगी मिट्टी। ये है उदाहरण है सब। उसी पर हम देखते हैं औद्योगिकरण के कारण उद्योग धंधों से निकलने वाले जो अपशिष्ट जल है, अपशिष्ट पदार्थ है, इसको भी बहा दिया जाता है। और ये जो जल है, अपशिष्ट जल है, इसको बहा दी जाती है, तो इनके द्वारा यदि हम सिंचाई करते हैं तो इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। तो ये सब भूमि निम्नीकरण है। अब हम देखते हैं इसके बाद भूमि निम्नीकरण और गरीबी। जो भूमि निम्नीकृत होती है उसका उपयोग मुख्य रूप से गरीब वर्ग के लोग करते हैं। जो भूमि क्या होती है? निम्नीकृत होती है, उसका उपयोग गरीब वर्ग के लोग करते हैं। या तो वे गरीब वर्ग के लोग आदिवासी होते हैं, या पशुपालक होते हैं, या सीमांत किसान होते हैं। जो गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं वे या तो पशुपालक होते हैं, या आदिवासी होते हैं, या सीमांत किसान होते हैं। वे सीमांत किसान में इस निम्नीकृत भूमि का उपयोग करते हैं। और यदि हम निम्नीकृत भूमि का उपयोग यदि आप अधिक मात्रा में करेंगे तो भूमि और क्या हो जाती है? निम्नीकृत हो जाती है। और ये जो निम्नीकृत भूमि का उपयोग करने के लिए गरीब वर्ग के व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति है या पशुपालक है, वे मजबूर हो गए, क्योंकि वे निम्नीकृत भूमि का संरक्षण के उपाय नहीं कर पाते। इसलिए चाहिए कि सरकार में निम्नीकृत भूमि का संरक्षण करें, तभी क्या हो सकता है?
गरीब वर्ग के जो व्यक्ति है वे इस निम्नलिखित भूमि का उपयोग न करके अच्छी भूमि का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सरकार को ही ध्यान देना पड़ेगा कि सरकार में इस निम्नलिखित भूमि का संरक्षण करे। ये हो गया भूमि निम्नलिखित और गरीबी। इसके बाद देखते हैं भूमि प्रबंधन एवं उपाय। आप सबको मालूम है भूमि स्थिर है, भूमि को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। और आप सबको मालूम है देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, भूमि स्थिर है, भूमि को घटाया बढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन जनसंख्या बढ़ी और जनसंख्या बढ़ने के कारण भूमि का अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। हमारी जीवन शैली बदल गई, लोग गांव से नगरों में पलायन कर रहे हैं, लोग में गांव से नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं और नगर में आकर के वे कहीं भी अपना मकान बनाकर निवास करते हैं। अनियंत्रित सुनियोजित मकान का निर्माण नहीं करते हुए कहीं भी आकर के बस जाते हैं। जो भूमि में खेती की जाती थी, जिस भूमि पर खेती की जाती थी, फसल लगाते थे, वे भूमि आज जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण, नगरीकरण का विस्तार होने के कारण उस भूमि में आवास का निर्माण हो गया। जो खेत फसलों से लहलहाते थे, फसल उत्पादन की जाती थी, वे उस भूमि पर आज यदि हम देखें तो अधिक मात्रा में क्या की जा रही है, आवास का निर्माण किए जा रहे हैं, रहने के लिए मकान का निर्माण किया जा रहा है। और वन भूमि को काट करके कृषि का विस्तार किया जा रहा है या उद्योग धंधे विकसित की जा रही है। तो इसलिए हमको क्या करना है, भूमि का प्रबंधन करना है। भूमि प्रबंधन आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, भूमि प्रबंधन क्या है, इसके कौन कौन से उपाय है। तो सबसे पहले आपको लिखना है भूमि स्थिर है, भूमि एक स्थिर संसाधन है, भूमि को घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती। लेकिन जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या में तेजी से बढ़ी है, जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस अनुपात में हम भूमि को नहीं बढ़ा सकते, भूमि तो सीमित है। लेकिन आज हम देखें तो जनसंख्या बढ़ी है, इसके लिए इसके कारण क्या है, इसके कारण भूमि क्या हो रही है, इसका उपयोग अधिक मात्रा में हो रहा है, नगरों का बेतरतीब विस्तार हो रहा है, लोग कहीं भी आकर के बस रहे हैं। इसलिए हमको क्या करना है, भूमि का प्रबंधन करना है। भूमि प्रबंधन के क्या उपाय या भूमि संरक्षण के उपाय। तो पहला है नगर एवं गांव का सुनियोजित उपाय। भूमि प्रबंधन करने के लिए नगर एवं गांव का आज हम देखते हैं बेतरतीब ढंग से इसका उपयोग किया जा रहा है। जो भूमि है इसका बेतरतीब ढंग से उपयोग किया जा रहा है। और गांव या नगर में हम देखें तो खाली जमीन होती है, इसका यदि हम नगर एवं गांव की जो भूमि है इनका हमको क्या करना है, सुनियोजित उपाय करना है। एक बार और सुनो, नगर एवं गांव का सुनियोजित या नियोजित उपाय। नगर एवं गांव में हम देखें, आप सबको मालूम, गांव से शहर की ओर लोग पलायन कर रहे हैं और पलायन करने के कारण क्या हो रही है, हमारे पास जो भूमि थी कृषि भूमि, वहाँ पर आवास का निर्माण किया जा रहा है। आवास निर्माण होने से क्या हो रही है, भूमि की क्षति हो रही है, भूमि की क्षमता कम हो रही है। इसलिए हमको क्या करना है, गांव एवं नगर की जो भूमि है इसका हमको सुनियोजित ढंग से उपयोग करना है। दूसरा है बंजर भूमि का उपयोग। बंजर भूमि का उपयोग, दूसरा उपाय है बंजर भूमि का उपयोग। आप सबको मालूम है बंजर भूमि का उपयोग दो तरह से किया जा सकता है, अकृषि भूमि के रूप में। अकृषि मतलब हम उद्योग लगा सकते हैं वहां, या नगर का विकास कर सकते हैं, मकान आवास का निर्माण किया जा सकता है। और दूसरा है इस बंजर भूमि का कृषि भूमि के रूप में विस्तार किया जा सकता है। ये जो बंजर भूमि है इसका हम कृषि कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। यदि कृषि कार्य के लिए बंजर भूमि उपयोग होगा
तो अधिक से अधिक लोगों को भोजन की आपूर्ति होगी, खाद्यान्न की आपूर्ति होगी। तो आपको क्या लिखना है, बंजर भूमि के उपयोग में, बंजर भूमि का उपयोग, बंजर भूमि का उपयोग दो तरह से किया जाता है। पहला अकृषि कार्य के लिए। अब अकृषि कार्य मतलब उद्योग, अकृषि कार्य मतलब उद्योग है, आवास है, इसका निर्माण की जाती है। और दूसरा है बंजर भूमि का उपयोग हम कृषि कार्य के लिए भी कर सकते हैं। इस प्रकार बंजर भूमि का उपयोग। तीसरा है पड़ती भूमि का उपयोग। पड़ती भूमि का उपयोग आप सबको मालूम है, पड़ती भूमि वह भूमि होती है जिसको एक साल कृषि कार्य करने के बाद एक साल उनको खाली छोड़ दिया जाता है, यह है पड़ती भूमि। अब पड़ती भूमि का हमको उपयोग करना है, मतलब हमको उस पड़ती भूमि का उपयोग करना है। पड़ती भूमि का उपयोग बागवानी के लिए, पड़ती भूमि का उपयोग हम बागवानी के लिए कर सकते हैं, या फलदार वृक्ष लगाने के लिए पड़ती भूमि का उपयोग किया जा सकता है। जैसे हम भूमि का उपयोग कृषि कार्य करने कर रहे हैं, अब कृषि कार्य करने के बाद क्या करते हैं, उसको एक साल खाली छोड़ दिया जाता है। तो एक साल खाली न छोड़ करके उनको हमको क्या करना है, उस भूमि का उपयोग हमको करना है। फलदार वृक्ष लगा सकते हैं, बगीचों का निर्माण कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम इस भूमि को उपयोग कर सकते हैं। चौथा है वन संरक्षण एवं वन रोपण। आप सबको मालूम है वन का अधिक मात्रा में दुरुपयोग है। वनों को काट करके वन भूमि का उपयोग आज कृषि कार्य के लिए और उत्खनन के लिए की जा रही है। तो हमको ये ध्यान देना है कि वन संरक्षण जहाँ तक हो सके बड़े वृक्षों को उतनी मात्रा में काटा जाए जितनी मात्रा में लगाना संभव है। जैसे हम बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उनको हम काटते हैं, जितनी वन काटी जाए उतनी वन लगाई जाए। मतलब कहने मतलब ये वन काटी जा रही है, बड़ी मात्रा में वन काटी जा रही है, लेकिन बड़ी मात्रा में वन नहीं लगाए जा रहे, पेड़ पौधे नहीं लगाए जा रहे। तो हमको क्या करना है, वन संरक्षण करने के लिए जहाँ तक संभव हो जितनी मात्रा में वन काटी जा रही है उतनी मात्रा में वन लगाई जाए। और आप सबको मालूम है कि हमारे भारत देश के 23% भाग में वन है, हमारे भारत देश में 23% भाग में वन है। लेकिन यदि हमको पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है तो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे देश में 33% वनों का होना आवश्यक है। इसलिए वन संरक्षण के साथ साथ वन रोपण, अधिक मात्रा में पौधा का रोपण किया जाए। आप सबको मालूम है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका मतलब है कि हमको अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। सरकार द्वारा भी वन रोपण किया जाता है। 5वां है मृदा क्षरण का रोकथाम। मृदा क्षरण, मिट्टी का कटाव। आप सबको मालूम है मिट्टी का कटाव चाहे नदी के द्वारा हो या हवा के द्वारा हो या पशु पक्षियों के द्वारा हो, वनों का अधिक मात्रा में कटाव होता है। मिट्टी क्षरण, भू क्षरण या मिट्टी कटाव। अब मिट्टी कटाव को हमको रोकना है। मिट्टी कटाव को रोकने से ही क्या हो सकते हैं, भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाई जा सकती है। इसलिए मृदा का क्षरण या मिट्टी जो कटाव है इनको रोक करके हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। और 6वां है घर के आसपास की भूमि का उपयोग। आप सबको मालूम है गांव में आसपास जो भूमि होती है, कस्बे होती है या गांव होती है, वहाँ आसपास की जो भूमि होती है खाली पड़ी होती है। यदि उस भूमि पर हम मौसमी फलदार वृक्ष लगाते हैं, गांव में या कस्बों के आसपास जो खाली भूमि होती है उस पर हम मौसमी फलदार वृक्ष लगा करके भूमि को उपयोग कर सकते हैं। ये हो गया भूमि प्रबंधन उपाय। ये प्राय क्वेश्चन परीक्षा में दिया जाता है, इसको ध्यान से सुनना है और याद भी करना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आपको जितने भी
वीडियो भेजा गया है पहला चैप्टर का और दूसरा चैप्टर का, ये सब का आपको ध्यान से सुनना है और आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रश्न उत्तर भेजा गया था, उस प्रश्न उत्तर को आपको याद करना है। ये हो गया आज के लिए, ये दूसरा चैप्टर अब आखिरी हो गया है। अब उसके बाद बताएंगे तीसरा चैप्टर। तो जितना भी आपको पढ़ाया गया है वीडियो के माध्यम से, ये आपको सुनना है। बहुत लोग सुन रहे हैं, बहुत लोग नहीं सुन रहे, ऐसा लगता है मेरे को। इसलिए आप सबको ध्यान से समझना है और कॉपी बनाना है। उस कॉपी में जो पीडीएफ के माध्यम से प्रश्न उत्तर दिया गया है उसको आपको लिखना है। ठीक।